नमस्कार। छठे दिन की कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। आइए तो हम लोग आगे बढ़े। आज हम लोग सबसे पहले देश के दुश्मन एकांकी से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सुमित्रा क्यों कहती है कि अब उसका हृदय इतना दुर्लभ हो चुका है कि जरा सी भी आशंका से कांप उठता है। पति के बलिदान को तो सुमित्रा ने दिल पर पत्थर रखकर सहन कर लिया था, लेकिन अब उसकी देह जर्जर हो चुकी है, उसकी हिम्मत टूट चुकी है। वह अपने इकलौते पुत्र को खोना नहीं चाहते। अब उसका दिल इतना दुर्लभ हो चुका है कि जरा सी आशंका से भी कांप उठता है। अगला प्रश्न है, नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में क्या कहती है? नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में कहती है कि मेरी तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई हैं, पर जनाब को मेरी परवाह तक नहीं है कि किसी के दिल पर क्या बीत रही है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर आने के पूरे आसार हैं। जयदेव को गुप्तचरों ने क्या समाचार मिला? जयदेव को गुप्तचरों से क्या समाचार मिला? जयदेव को गुप्तचरों से समाचार मिला कि रात के अंधेरे में पुलिस पिकेट से 1-1.5 मील दूर दक्षिण की तरफ से कुछ लोग बॉर्डर पार करने वाले हैं। ऐसा शक है कि वे सोना स्मगल करके ला रहे हैं। ऐसा शक है कि वे सोना स्मगल करके ला रहे हैं। अगला प्रश्न, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी? महत्वपूर्ण प्रश्न। जयदेव को गुप्तचरों से समाचार मिला कि रात के अंधेरे में पुलिस पिकेट से 1-1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सोना स्मगल करके बॉर्डर पार करने वाले हैं। जयदेव तस्करों को पकड़ने का यह अवसर हाथ से खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी। अगला प्रश्न है, एकांकी में डीसी की किस संवाद से पता चलता है कि डीसी और जयदेव में घनिष्ठता थी? घनिष्ठता होती है आपसी संबंध, यानी आपसी ज्यादा संबंध, आपसी मित्रता भी कह सकते हैं। डीसी जब कहता है कि सर वर बैठा होगा ऑफिस की कुर्सी में, खबरदार जो जहां सर सर कहा, मैं वही तुम्हारा बचपन का दोस्त और क्लासमेट हूं जिससे बिना हाथ पाई किए रोटी हजम नहीं होती थी। डीसी के इस संवाद से उनकी जयदेव से गहरी घनिष्ठता का पता चलता है। अगला प्रश्न है, चाचा अपने बेटे बलुआ के विषय में क्या कहते हैं? चाचा अपने बेटे बलुआ के विषय में बताते हैं कि वह बहुत लापरवाह है। वह भी 2-2 महीनों में 4-5 चिट्ठी जाने के बाद ही एक आध पत्र लिखता है और उल्टे हमें ही शिक्षा देता है। वह बहुत व्यस्त रहता है, उसे समय नहीं मिलता, उसकी ड्यूटी बहुत कड़ी है, उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। अगला प्रश्न, चाचा सुमित्रा को अखबार में आई कौन सी खबर सुनाते हैं? चाचा सुमित्रा को अखबार में आई यह खबर सुनाते हैं कि अखबार में जयदेव की वीरता और सूझबूझ की खूब प्रशंसा हुई है। उसने तस्करों से बड़ी बहादुरी से मोर्चा लिया और उनको मार भगाया था। उसने 4 लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया और उनसे 5 लाख रुपए का सोना छीन लिया। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा? जयदेव ने तस्करों को पकड़ने का पक्का इरादा किया। जब वे आधी रात में चौकी से 2 मील दूर तक खतरनाक घने ढाक के उब्बड़ खाबड़ रास्ते से बॉर्डर पार कर रहे थे, तभी उसने उनको चैलेंज किया। उन्होंने बदले में गोलियां चलाई, उनको चुनौती दी गई
तस्कर जीप लेकर भागने लगे, किंतु 2-3 जीपों ने उनका पीछा किया। जयदेव ने अपने अचूक निशाने से उनकी जीप का पहिया उड़ा दिया। जीप लुढ़ककर एक गड्ढे में जा गिरी। तब उन्हें घेरकर पकड़ लिया गया। अगला प्रश्न, नीलम अपने पति से उल्हाना भरे स्वर में क्या कहती है? नीलम अपने पति से उल्हाना भरे स्वर में कहती है कि मर्दों का दिल तो पत्थर होता है, और विशेषकर रात दिन चोर डाकुओं तथा मौत से खेलने वालों और गोलियों की बौछार करने वालों का। नारी का हृदय तो सदा प्रेम से भरा रहता है। अगला प्रश्न है, डीसी को अपने मित्र जयदेव और उनके परिवार पर गर्व क्यों होता है? डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके सारे परिवार पर गर्व इसलिए होता है क्योंकि जयदेव में बड़ी वीरता और साहस से तस्करों का मुकाबला करके उनसे 5 लाख का सोना पकड़ा। उसे गवर्नर की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। इस राशि को जयदेव ने शहीद पुलिस अफसरों की विधवाओं को देने की घोषणा की। जयदेव की इस वीरता और त्याग की भावना के कारण डीसी को जयदेव और उसके परिवार पर गर्व होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पुलिस और सेना के अफसरों को या सैनिकों के घर वालों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? पुलिस और सेना के अफसरों या सैनिकों के घर वालों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने बच्चों की जान की चिंता लगी रहती है। हर समय अपने बच्चों की कुशलता की खबर का इंतजार रहता है। अपने बच्चों के लिए चिंता रहती है कि वे कब लौटकर आएंगे। उनकी चिट्ठी न आने पर मन बहुत सी आशंकाओं से घिरा रहता है। तो ये थे हमारे पास प्रश्न उत्तर। अब जो हमारे पास आगे 5 नंबर का कार्य आने वाला है वो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सूझबूझ, अपनी दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। हमारे पास जो कार्य है वो है अपठित गद्यांश। कहने का क्या भाव है, एक ऐसा गद्यांश आएगा जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। उस गद्यांश में से हमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उस गद्यांश में से हमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। पांचों में जो पहले 3 प्रश्न होंगे वो हमारे लिए बहुत आसान होंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे, जिसे पैरा कह लो, जैसे हम इस पैरे को पढ़ेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, प्रश्न को पढ़ोगे, थोड़ी सी बातों का ध्यान कर लेना। पहली बात तो कम से कम 2 बार पैरे को जरूर पढ़ना है। फिर पहला प्रश्न देखना, प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे अमूल्य उपहार क्या है? तो देखिए, हमने जब पैरा पढ़ा तो हमें पहली लाइन के अंदर ही इसका उत्तर मिल गया। इस संसार में प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे अमूल्य उपहार समय है। तो प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे अमूल्य उपहार क्या है? तो क्या है वो? समय है। कहने का भाव, पहले 3 प्रश्न के उत्तर आपको बहुत आसानी से इसी पैरे में, इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। आगे बढ़े थोड़ा सा, जो 4 नंबर का प्रश्न है हमें, जैसे कर्मठ तथा तिरस्कार शब्दों के अर्थ लिखे। अब ये जो कर्मठ है और तिरस्कार है, दोनों शब्द हमारे इस पैरे में, कहने का भाव इस गद्यांश में होंगे जो हमने अभी पढ़ा ऊपर, लेकिन उनके अर्थ आप लोग क्या करते हो कि बीच में से ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन उसके अर्थ बीच में नहीं होते हैं, बीच में नहीं होते हैं। उनका जो अर्थ है हमें खुद बताना होता है। हाँ, आपकी जो कह सकते हैं कि मदद के लिए, अगर आप उस शब्द को ढूंढ लें कि पैरे में कहाँ है, जैसे मैंने देखा कर्मठ, कर्मठ ये पढ़ा हमारे पास, कर्मठ शब्द पढ़ा है ना। तो अब हमने क्या करना है, इस कर्मठ शब्द को पढ़ लिया। अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़ लीजिए, समय का सदुपयोग केवल कर्मठ व्यक्ति ही कर सकता है।
कर्मठ का अर्थ क्या होता है? परिश्रमी। तो हमारा कर्मठ का जो अर्थ है वो क्या बन गया? परिश्रमी बन गया। जैसे एक अगला हमने शब्द देखा हमारे पास आया तिरस्कार। तिरस्कार करना क्या होता है? किसी का अपमान करना। तो यहाँ पे क्या हो गया? अपमान हो गया। याद रखना, दोनों शब्दों का अर्थ आपको गद्यांश या पैरे के अंदर नहीं मिलने वाला, वो आपने खुद देना है उसका जवाब जो है। अगला प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या करना है? ये अक्सर विद्यार्थी गलत करके आते हैं। उपरयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उपरयुक्त, ऊपर दिया गया जो गद्यांश है हमें पहरा है उसका उचित शीर्षक लिखना है। शीर्षक क्या होता है? जिसे हम लोग टाइटल कह लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि आपने दिवाली से संबंधित 10-15 पंक्तियां पढ़ ली, उसका अब शीर्षक क्या बनेगा? दिवाली। ये नहीं है कि आपने पूरी की पूरी पहली पंक्ति लिख के आ जानी है। विद्यार्थी क्या करते हैं? शीर्षक में पूरी की पूरी वो गद्यांश की या पैरे की पहली पंक्ति पहली लाइन लिख के आ जाते हैं। हमने ऐसा नहीं करना है। शीर्षक क्या अर्थ क्या होता है कि उस सारे जो हमने पैरे को गद्यांश को 2 बार पढ़ा था तो हमें पता लग गया था कि इस पूरे गद्यांश के अंदर किस चीज की बात की गई है। तो जैसे इस गद्यांश के अंदर बात की गई है समय की, तो यहां पर हमारे पास इसका जो शीर्षक बन गया प्रकृति का अमूल्य उपहार समय, या आप ये भी लिख सकते हो समय का सदुपयोग। तो शीर्षक क्या है? एक शब्द या 2-3 शब्दों का होता है, ये नहीं है कि पूरे लंबे लंबे वाक्य होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 आपकी सूझबूझ पर ज्यादा निर्भर करता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैं आपको इससे संबंधित पहले दिखा रहा हूं, आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसका लाभ क्या होगा कि ये आपने अपने आप करने हैं, खुद करने हैं। और सबसे बड़ी बात, जो प्रश्न नंबर 4 और 5 रहने वाला है उसके आपको अर्थ यहां से याद करने में भी आसानी रहेगी और शीर्षक ढूंढने के लिए भी आपको आसानी होगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ाऊं अगले गद्यांश की ओर, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि कुछ कार्य हमें खुद भी करना है, क्योंकि ये कार्य ऐसा है जो हमें अपनी दोहराई से आएगा, बार बार करने से आएगा, अभ्यास से आएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे चल रहा हूं, ये हमारे पास गद्यांश नंबर 4 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे संबंधित प्रश्नों का भी ले लीजिए। तो क्या था, ये थे हमारे पास 4 गद्यांश। आप लोग समझ के होंगे अपठित गद्यांश था। अगला कार्य हमारे पास परीक्षा में आना है अनुच्छेद लेखन। क्या आना है? अनुच्छेद लेखन। अब थोड़ा सा यहां पर वो बातें पहले सुनिए जिस गलती के कारण हमारे नंबर कट जाते हैं, हमारे अंक कट जाते हैं। पहला कि आप लोग जब अनुच्छेद लेखन लिखते हो तो आप उसका शीर्षक जो उसने हमें दिया है वो लिखते ही नहीं, वो लिख के आना है, वो लिख के आना है। परीक्षा के अंदर क्या होगा, आपको एक अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए कहा जाएगा, 3 या 4 आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको आ गया कि मेरी दिनचर्या आ गया, दूसरा आ गया समय का सदुपयोग आ गया, तीसरा आ गया मोबाइल। तो आपने जो भी लिखना है, कोई भी इन तीनों में से अनुच्छेद लेखन करना है तो आप उसका शीर्षक सबसे ऊपर लिख के आओगे। पहला कार्य। दूसरा कार्य जो आप गलती करते हो कि जब आपको गद्यांश आता है तो आप उसके क्या करते हो, पैरे बनाने शुरू करते हो, जैसे हम लोग लेख में या निबंध में करते हैं, पंजाबी में या हिंदी में हम लोग पहले 8वीं कक्षा में करते रहे। अब ऐसा नहीं करना है। आपने अनुच्छेद लेखन एक ही गद्यांश यानी एक ही पैरे में लिखना है। एक से ज्यादा पैरे बनाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आइए शुरू करें हम लोग अपना गद्यांश लेखन। क्षमा करना, अनुच्छेद लेखन। तो अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि अब मेरे पास जो गद्यांश जो अनुच्छेद लेखन है वो है मेरी दिनचर्या। अब यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन अच्छा ये भी रहेगा कि जो आपकी प्रतिदिन की चर्या है यानी जो दिनचर्या है उसको आप अपने हिसाब से लिखो, तो उसका क्या रहेगा, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं।
दिनचर्या से अभिप्राय है नित्य किए जाने वाले काम। इन कामों को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। मैंने अपनी पढ़ाई, व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन व विश्राम आदि के आधार पर अपनी दिनचर्या बनाई हुई है। इसी के आधार पर मैं दिन भर काम करता हूँ। मेरा स्कूल सुबह 8 बजे लगता है, किंतु मैं सुबह 5 बजे उठकर पहले अपने पिताजी के साथ सैर को जाता हूँ, कुछ व्यायाम भी करता हूँ, घर आकर नहा धोकर थोड़ी देर पढ़ता हूँ, क्योंकि इस समय वातावरण में शांति होती है और दिमाग ताजा होता है। नाश्ता करके मैं सुबह स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल से छुट्टी के बाद खाना खाकर मैं पहले थोड़ी देर आराम करता हूँ। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं शाम को 1 घंटा फुटबॉल खेलता हूँ। मैं खेलने के बाद घर आकर स्कूल से मिले होमवर्क को करता हूँ। होमवर्क के बाद मैं कठिन विषयों का अभ्यास भी करता हूँ। इसके बाद लगभग आधा घंटा टेलीविज़न पर अपना मनपसंद चैनल देखता हूँ। फिर खाना खाकर थोड़ी देर सैर भी करता हूँ। तत्पश्चात इसके बाद सरल विषयों का भी अध्ययन करता हूँ। मैं रात को सोने से पहले प्रभु का स्मरण करता हूँ और सो जाता हूँ। इस दिनचर्या से मेरा जीवन नियमित हो गया है। बहुत आसान है, आगे बढ़े। दूसरा है मेरी पहली हवाई यात्रा। ये भी परीक्षा के अंदर आपको आ सकता है। बहुत आसान है। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरे माता पिता ने श्रीनगर जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरे पिताजी ने इंटरनेट के माध्यम से गो एयर कंपनी की टिकटें बुक करवा ली। यात्रा के निर्धारित दिन हम टैक्सी से हवाई अड्डे पर पहुंच गए। हम पूछताछ करके गो एयर कंपनी के काउंटर पर पहुंचे। हमने अपना सामान चेक करवाया और उन्होंने बताया कि हमारा वह सामान सीधा जहाज में रखवा दिया जाएगा। हमें अपने सामान की रसीद और यात्री पास दे दिए गए। सामान जमा करवाकर हम उस ओर बढ़े जहां व्यक्तियों के हैंडबैग, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा आदि की चेकिंग की जा रही थी। कंप्यूटर तकनीक के माध्यम से सामान की चेकिंग देखकर मैं दंग रह गई। पहली हवाई यात्रा का आनंद उठाने के लिए मैं उत्सुक थी। इसके बाद हम निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। हमारी टिकटें चेक हुई और हम जहाज में जा बैठे। जहाज में विमान परिचारकों ने हमारा स्वागत किया, हमें सीट बेल्ट बांधने की हदायतें दी और कुछ ही पलों में जहाज ने उड़ान भरी और देखते ही देखते वह बादलों के बीच था। इतनी सुखद व रोमांचकारी यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगी। कहने का भाव कभी ना भूल पाऊंगा। अगला हमारे पास अनुच्छेद लिखना है, मेरे जीवन का लक्ष्य। परीक्षा के अंदर बहुत बार आता है, परीक्षा के अंदर बहुत बार आता है, इस बार भी आने के आसार हैं। तो लीजिए, मैं अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में ये लिखा गया है कि हमने आगे चलकर भविष्य में करना क्या है ना, हमारा उद्देश्य क्या है। तो उसी के बारे में आपका जो भी उद्देश्य है आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन जो इसमें लिखा है मैं आपको वो पढ़कर सुना रहा हूं। मैं अब 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। प्राय अखबारों, रेडियो व टेलीविजन के माध्यम से पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंक फैलाने की घटनाएं पढ़ने सुनने को मिलती हैं। बांग्लादेश से भी भारत में घुसपैठ होती रहती है। चीन ने पहले ही भारत का एक बड़ा भूभाग दबा कर रखा है और अब भी उसकी नीयत भारतीय जमीन पर कब्जा करने की रहती है। हमने अंग्रेजों से एक लंबी गुलामी के बाद बड़ी कुर्बानियां देकर आजादी प्राप्त की। इसे कायम रखना प्रत्येक भारतीय
भारतवासी का कर्तव्य है। मैं अब कभी दोबारा भारत पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। मुझे खुशी है कि मेरे जीवन के लक्ष्य निर्धारण में मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरे मामा जी भी लंबे समय से फौज में अफसर हैं। उन्होंने भी मुझे काफी प्रेरित किया। उन्होंने अन्य विषयों के साथ साथ विशेष रूप से गणित और विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने, शरीर को स्वस्थ व फुर्तीला रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करने तथा जीवन में निडरता व अनुशासन पर बल देने की बात कही है। निस्संदेह रास्ता कठिन है, किंतु मुझे विश्वास है कि आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति व मेहनत के सहारे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य था, किसी भी विद्यार्थी का जो सैनिक बनना चाहता है। अगर आपकी इच्छा डॉक्टर बनने की है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। अगर आपकी इच्छा एक अध्यापक बनने की है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। अगर आपकी इच्छा कोई नेता बनने की है तो उसके बारे में लिख सकते हो। कहने का क्या भाव है कि मेरे जीवन का लक्ष्य आप देखिए, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आप उसी बारे में लिखिएगा। आगे, हम घर में सहयोग कैसे करें? महत्वपूर्ण है। जीवन में सहयोग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमें सबके साथ सहयोग करना चाहिए। इसका प्रारंभ घर से ही करना चाहिए। हमें घर में मिलजुल कर रहना चाहिए। पिताजी मेहनत से रोजी रोटी कमाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। माँ घर के कार्यों जैसे साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन कपड़े धोना आदि सभी काम करती है। इसलिए हमें भी घर के अन्य छोटे मोटे कार्यों में माता पिता का हाथ बंटाना चाहिए। हम बाजार से दूध, फल, सब्जियां आदि लाकर घर में सहयोग दे सकते हैं। बिजली, पानी और टेलीफोन का बिल समय पर जमा करवा सकते हैं। घर में उचित जगह पर चीजों को रखकर, खाना परोस कर, खाने के बाद खाने के टेबल से बर्तन उठाकर रसोई घर में रखकर। और कैसे कर सकते हैं? छोटे भाई बहनों को पढ़ाकर हम घर में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। घर के छोटे सदस्य बगीचे में लगे पौधों को पानी देकर, इधर उधर कागज न फेंककर तथा खिलौने आदि से खेलने के बाद उन्हें समेट कर सहयोग दे सकते हैं। घर में किसी के बीमार पड़ने पर उसकी दवाई का प्रबंध करके तथा उसकी सेवा करके भी हम सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आपसी सहयोग से घर खुशहाल बन जाएगा। आगे है जी हमारे पास गांव का खेल मेला। आप के गांव के अंदर कोई ना कोई खेल मेला जरूर हुआ होगा, जहां होता होगा तो उसके भी आप बात कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव किशनपुरा में वार्षिक खेल मेले का आयोजन किया गया। इन खेलों में ऊंची कूद, साइकिल दौड़, 100 मीटर, 200 मीटर, कबड्डी, कुश्ती और बैलगाड़ियों की दौड़ को शामिल किया गया। सारे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बच्चे, नौजवान, बूढ़े और स्त्रियां सभी गांव के खेल मेले को बड़े उत्साह से देखने पहुंचे। यह खेल मेला 2 दिन तक चला। खेल का उद्घाटन गांव के सरपंच द्वारा किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की कि वे लगन तथा मेहनत से खेलें तथा भविष्य में देश का नाम रोशन करें। पहले दिन ऊंची कूद, साइकिल दौड़, 100 तथा 200 मीटर खेलों का आयोजन किया गया। दूसरे दिन पहले कुश्ती, कबड्डी तथा साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। कुश्ती व कबड्डी के खेल ने सभी गांव वासियों का मनोरंजन किया। अंत में बैलगाड़ियों की दौड़ ने भी सभी का खूब मनोरंजन किया। इसके बाद भंगड़े ने लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। अतिथि द्वारा जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम बांटे गए।
सचमुच हमारे गांव का खेल मेला बहुत ही रोचक एवं रोमांचकारी होता है, जिसकी लोगों को साल भर प्रतीक्षा रहती है। अगला हमारे पास जो ये अनुच्छेद लेखन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड नहीं। यह ठीक है कि परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले का सभी जगह सम्मान होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और अच्छे भविष्य के लिए उसका रास्ता आसान हो जाता है। किंतु सिर्फ यही सफलता का मापदंड नहीं, कम अंक प्राप्त करके भी समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया जा सकता है। अकादमिक क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र भी हैं। अपनी रुचियों एवं क्षमताओं को पहचान कर अपने मनपसंद क्षेत्र में परिश्रम व दृढ़ निश्चय के सहारे कूद पड़ने पर अपार सफलता मिल सकती है। स्कूल स्तर पर औसत दर्जे के समझे जाने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन के बाद में अद्भुत आविष्कार किए। मुंशी प्रेमचंद ने 10वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की और 2 बार फेल होने के बाद इंटरमीडिएट कक्षा पास की। इसके बावजूद भी वो पूरे विश्व में हिंदी के उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन की वजह से जाने जाते हैं, न कि अकादमिक तौर पर। इसी तरह अनेक स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, संगीतज्ञ, गायक, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी आदि हुए हैं, जिन्होंने अकादमिक तौर पर नहीं अपितु अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बल पर सफलता के शिखर को छुआ है। अतः अंकों की तरफ ध्यान न देकर आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भ्रमण ज्ञान वृद्धि का साधन, परीक्षा में अक्सर ये वाला अनुच्छेद लेखन आता है। भ्रमण, जैसे आपको पता ही होगा कि आपके स्कूलों के अंदर भी एजुकेशनल टूर जाते हैं जिसे कहते हैं ना। आप लोग साइंस सिटी भी गए होंगे या किसी और ऐसे स्थान पर गए होंगे जहां पर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो हम लोग उसी को आज अनुच्छेद लेखन के जरिए बात कर रहे हैं। कहते हैं पाठ पुस्तकें, अखबारें, मैगजीनें पढ़कर ज्ञान अर्जन किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। रेडियो को सुनकर वह टेलीविजन पर देश विदेश की झलकियों के बारे में सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किंतु भ्रमण आनंद के साथ साथ ज्ञान वृद्धि का अनुपम साधन है। भ्रमण क्या होता है? टूर, कि वो आनंद के साथ आनंद भी आएगा, मस्ती भी होगी वहां पर, और साथ साथ हमारे ज्ञान वृद्धि का अनुपम साधन भी है। भ्रमण का महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुस्तकों आदि में जो ज्ञान दिया गया है वह इतिहासकारों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं व महापुरुषों के भ्रमण का ही परिणाम है। ऐतिहासिक व धार्मिक स्थानों का भ्रमण करके जो मन को शांति, सौंदर्यानुभूति व ज्ञान मिलता है वह केवल किताबें पढ़ने पर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऊंचे ऊंचे पर्वतों, नदियों, झरनों, वनों, समुद्रों आदि पर भ्रमण करके ही प्राकृतिक सुंदरता का आनंद व ज्ञान लिया जा सकता है। ऐसा ज्ञान सुनने पढ़ने की अपेक्षा अधिक जीवंत होता है। भ्रमण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अन्य स्थानों पर भ्रमण की उत्सुकता बढ़ती है। उत्सुकता तो ज्ञान वृद्धि की मुख्य सीढ़ी है। निस्संदेह भ्रमण के बिना तो ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। अगला है जी, प्रकृति का वरदान पेड़ पौधे। बिल्कुल सही बात है जी। जो कुदरत है, प्रकृति है, उसका वरदान हमें सबसे बड़ा जो मिला है वो मिले हैं पेड़ पौधे। उसके बारे में हम लोग अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। ईश्वर ने संपूर्ण जगत के प्राणियों को अनेक अमूल्य उपहार दिए हैं, जिनमें से पेड़ पौधे मुख्य हैं।
सचमुच ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं, इनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ दुर्गंध लेते हैं और सुगंध लुटाते हैं, अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये सूर्य की गर्मी को स्वयं सहन करके हमें छाया प्रदान करते हैं, इसीलिए ये परोपकारी है। इनसे हमें फल, फूल, ईंधन, ईंधन क्या होता है, जिसे लकड़ कह लेते हैं, बालन जिसे कह लेते हैं, गोंद, रबड़, फर्नीचर की लकड़ी, कागज आदि मिलते हैं। पेड़ पौधों से वातावरण शुद्ध बनता है तथा भूमि की उर्वरता बढ़ती है, क्योंकि इनकी पत्तियां खाद बनाने के काम आती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इनकी अहम भूमिका है। पेड़ों के पत्तों, जड़ों, फलों, फूलों तथा छाल आदि से कई प्रकार की दवाइयां बनती हैं। धार्मिक दृष्टि से तो पेड़ों का बहुत महत्व है। ऐसे भी कई पेड़ पौधे हैं जिन्हें पूजा जाता है, जैसे तुलसी, पीपल, केला, बरगद, आम आदि। पेड़ों का संबंध रोजगार से भी जुड़ा है। पेड़ों से लोग टोकरियां, बैग, चटाइयां, पेंसिलें, फर्नीचर आदि बनाकर अपना रोजगार करते हैं। अतः पेड़ पौधों का इतना महत्व होने पर इनका संरक्षण करना चाहिए, यानी पेड़ों को बचाना चाहिए। ये हमें लाभ ही देंगे। कहा भी तो है ना, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। आगे जी, अपने नए घर में प्रवेश। अगला अनुच्छेद लेखन अपने नए घर में प्रवेश महत्वपूर्ण है। ये भी हम कुछ समय पहले किराए के मकान में रह रहे थे, किंतु मेरे पिताजी ने एक प्लॉट खरीद लिया था। हम वहां पिछले 1.5 साल से नया घर बनवाने में जुटे थे। पिछले सप्ताह नया घर बनकर तैयार हो गया था। नए घर के अनुरूप नए पर्दे, नया फर्नीचर खरीदना स्वाभाविक ही था। मेरे पिताजी ने मेरे और मेरी बहन के लिए पढ़ाई करने का एक कमरा अलग से बनवाया था। उन्होंने हमारे पढ़ने वाले कमरे के लिए स्टडी टेबल, कुर्सियां और 2 छोटी छोटी अलमारियां बनवाई थी। उस घर में प्रवेश करने के लिए घर का प्रत्येक सदस्य उत्सुक था। नए स्टडी रूम की बात सोचकर तो मैं रोमांचित हो गया था। रविवार को गृह प्रवेश था। हमने अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों को गृह प्रवेश के अवसर पर सादर आमंत्रित किया था। इस अवसर पर पूजा का विधान होता है, अतः ठीक 8 बजे पूजा शुरू हो गई। पूजा में सभी शामिल हुए। पिताजी ने पूजा के बाद दोपहर के भोजन का बढ़िया प्रबंध किया हुआ था। सभी ने भोजन किया और हमें नए घर में प्रवेश पर बहुत बहुत बधाइयां दी। हमने सभी का धन्यवाद किया। सचमुच नए घर में प्रवेश करके सारे परिवार की खुशी का ठिकाना न था। तो आइए आगे है हमारे पास कैरियर चुनाव में स्वयं मूल्यांकन। बहुत महत्वपूर्ण है ये, आपको परीक्षा के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी। तो ध्यान से इसे सुनिएगा। किसी भी किशोर के लिए कैरियर का चुनाव करना एक चुनौती होती है। 10वीं कक्षा में रहते या 10वीं कक्षा के तुरंत बाद कैरियर का चुनाव करना आज की मांग है। वैसे तो इससे भी पहले ही कुछ सजग विद्यार्थी यह तय कर लेते हैं कि उन्हें जीवन में किस दिशा की ओर जाना है। इसके लिए किशोर को अपना मूल्यांकन स्वयं करना होगा। सबसे पहले उसे विभिन्न तरह के कैरियर की जानकारी रखनी होगी कि तभी वह उनमें से अपनी क्षमता, रुचि एवं आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर कैरियर का चुनाव कर सकेगा। इसके लिए समाचार पत्रों, मैगजीनों, रेडियो, टेलीविजन से पढ़ सुनकर, देखकर अथवा कैरियर प्रदर्शनियों में जाकर अपना ज्ञान बढ़ा सकता है। उसे उन गतिविधियों की ओर ध्यान बनाए रखना है
जिनमें वह अधिक रुचि रखता है। क्या पता कौन सी गतिविधि उसे उसकी मंजिल तक ले जाए। उसे अपना ध्येय को प्राप्त करने की योजना, समय आदि की तरफ भी बराबर देखना होगा। उसे अपनी कमजोरियों से निपटने की हर संभव कोशिश करनी होगी और खाली समय का सदुपयोग करना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए उससे सही कैरियर का चुनाव करना होगा। तभी वह अपने जीवन को सुखकर बना सकता है। आगे है जी हमारे पास एक ऐसा अनुच्छेद लेखन जो परीक्षा के अंदर लगभग हर बार ही आता है। इस बार भी प्री बोर्ड के अंदर या आपको वार्षिक परीक्षा के अंदर ये वाला अनुच्छेद लेखन देखने को मिल सकता है। इसका नाम है विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी और अनुशासन। अनुशासन के मेल से बना है अनुशासन। अनु जोड़ शासन। अनु का अर्थ होता है पीछे या साथ और शासन का अर्थ होता है निजम, विधि या निमंत्रण, नियंत्रण। अतः अनुशासन का अर्थ है शासन के बनाए नियमों पर चलना। असल में अनुशासन होता क्या है कि जो नियम किसी भी शासन द्वारा बनाए जाएं उनका पालन करना अनुशासन कहलाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के संपूर्ण जीव की नींव है, क्योंकि जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के टाइम अनुशासन सीख गया वो सारी उम्र अनुशासन में रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति जब स्कूल के समय में या अपने विद्यार्थी होने के समय में अनुशासन नहीं सीखा तो वो सारी उम्र अनुशासन में नहीं रह सकता। इसलिए कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की नींव है। आज के विद्यार्थी तो कल के नेता हैं। विद्यार्थी को श्रेणियों में पास होने पर डिग्रियां देने से ही शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, अपितु इनके साथ साथ विद्यार्थी को अनुशासित बनाना भी शिक्षा का उद्देश्य है। उनमें अनुशासन को इस तरह विकसित करना चाहिए कि वे उसे जीवन का अभिन्न अंग माने। विद्यालय के नियमों का पालन करना, कक्षा में शांतिपूर्वक बैठकर अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना, समय का सदुपयोग करना और पुस्तकालय में चुपचाप बैठकर पढ़ना आदि बातें विद्यार्थी के अनुशासन पालन के अंतर्गत ही आती हैं। विद्यार्थी को कभी भी अनुशासनहीनता का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि एक अनुशासित विद्यार्थी ही एक अच्छा नागरिक बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। आगे है जी जनसंचार के साधन। कहने का भाव जो हम लोग अपनी बात को कहें या किसी की बात को सुने तो उसके माध्यम कौन से हैं, उसके साधन कौन से हैं। तो हमारा अनुच्छेद लिखना है जनसंचार के माध्यम या साधन। प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात दूसरों को कहने की अपेक्षा समाज के हर वर्ग के साथ संवाद स्थापित करना जनसंपर्क या जनसंचार कहलाता है। प्राचीन समय में विचारों, सूचनाओं व आदेशों को शिलालेख, भोजपत्र, मुनादी आदि करवा के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता था। लाउड स्पीकर के माध्यम से भी संदेश पहुंचाया जाता था। समय के साथ साथ तकनीकी विकास होने पर संचार के साधन भी आधुनिक हो गए हैं। आज समाचार पत्र, मैगजीनें, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट तथा मोबाइल जनसंचार के सशक्त माध्यम हैं। इनका शिक्षा, कला, व्यवसाय, मनोरंजन, व्यवहार, राजनीति आदि क्षेत्रों में अद्भुत योगदान है। समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से युवा वर्ग पर तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उसके रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा तथा व्यवहार आदि पर भी गहरा असर पड़ा है। किंतु
समाज पर इनकी अधिकता व नई तकनीकों के कारण मानव की मानसिक शांति भी भंग हो गई है। इसके अतिरिक्त ड्रग्स, हिंसा, हत्याएं व साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। अब समाज को तय करना होगा कि वह इनका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। आगे हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेखन, जो आज का अनुच्छेद लेखन हमारा अंतिम है। भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध। हमें सबको पता है कि भ्रूण हत्या एक ऐसा अपराध है जिसमें भ्रूण में ही, कहते हैं कि पेट में ही किसी बच्चे को खत्म कर देना। तो ये जो भ्रूण हत्या है एक ऐसा जघन्य अपराध है जिसका कानूनी दंड तो है ही है, अगर यूं बात करें तो कि यह बहुत बड़ा पाप भी है। तो आइए इसके बारे में बात करें। भारत पूरे विश्व में अहिंसा, शिक्षा, शांति, धर्म और सद्भावना के लिए जाना चाहता है, किंतु कन्या भ्रूण हत्या जैसे अनैतिक व अमानवीय कुकृत्य से इस देश की महानता खंडित हुई है। विज्ञान की अल्ट्रासाउंड तकनीक ने जन्म से पूर्व ही भ्रूण लिंग की जानकारी देकर कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है। खेद की बात तो यह है कि अशिक्षित व गरीब लोगों के साथ साथ शिक्षित व संपन्न वर्ग भी इस कुकृत्य में संलिप्त है। आज भी अधिकांश लोग कन्या के जन्म पर शोक मनाते हैं या उसके जन्म से संतुष्ट नहीं होते हैं। एक तरफ तो लोग नवरात्रों में बालिकाओं का पूजन करते हैं और दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम देकर अपने दोहरे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। लोगों को यही लगता है कि पुत्र ही वंश को आगे बढ़ाता है और बुढ़ापे का सहारा है, जबकि सच यह है कि लड़की शादी के बाद दोनों कुलों को रोशन करती है। भ्रूण हत्या अनैतिक ही नहीं अपितु एक अपराध भी है। इस अपराध से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कानून भी बनाए हैं, लेकिन केवल कानून बना देना ही समस्या का समाधान नहीं है। लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में मील का पत्थर साबित होगी। तो आइए आगे बात करें हम लोग पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन के बारे में बात करने से पहले आपसे एक प्रार्थना करूं कि लगातार हम लोग अपनी वीडियोस लेके आ रहे हैं, जिसका हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको हिंदी विषय में उत्तीर्ण कराना, पास करवाना या अच्छे अंक दिलवाना। जब भी आप बिल्कुल फ्री टाइम में हो, बिल्कुल आपके पास आराम का समय है, तब आप हेडफोन लगाकर भी इन वीडियोस को सुन सकते हो। दो काम हो जाएंगे, एक तो आपका आराम का आराम, दूसरा जो आप सुनोगे वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा और परीक्षा के अंदर आपको आसानी रहेगी। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हम लोग यहां पर रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरे जीवन भर आपके साथ रहने वाले हैं। ये नहीं है कि आज हम अकेला 10वीं कक्षा का कार्य कर रहे हैं। आगे जहां जहां तक आप जाओगे, हम लोग सभी तरह का कार्य इस चैनल पर लेके आ रहे हैं, चाहे वो मोटिवेशनल है, चाहे वो इंग्लिश की बात है, चाहे वो जीके की बात है, चाहे वो पंजाबी की बात है, चाहे वो रीजनिंग की बात है, मेंटल एबिलिटी की बात है, या किसी सरकारी नौकरी का कोई पेपर है उसकी तैयारी भी करवाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से पहले ही आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पत्र लेखन।
इसे थोड़ा सा ध्यान रखना। पहली बात, पहला, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। याद रखना यहां पर प्रार्थना पत्र है, जिसे आप लोग पंजाबी में अर्जी कहते हो, इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हो। क्या है ये? पत्र नहीं है, ये प्रार्थना पत्र है। इसे कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य, बाल विकास विद्यालय, हैदराबाद, और दिनांक। यहां पर एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि परीक्षा के अंदर जब भी हमें कोई प्रार्थना पत्र आएगा, तो वहां पर हमें लिखा होगा कि आपने ये प्रधानाचार्य को लिखना है, और ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है लिखा हो कि आपको विद्यालय का नाम कहने के बाद स्कूल का नाम और जगह पहले ही दी गई होगी। यहां पर आपने क्या करना है, आपने उसी को लिखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। हाँ, अगर उन्होंने नहीं दी तो फिर आप अपनी तरफ से लिखोगे। तो शुरू करते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य, बाल विकास विद्यालय, हैदराबाद, और दिनांक। विषय, ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने विषय लिखना है। विषय का क्या भाव है कि आपने जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हो उसमें बात कौन सी होने वाली है, उसको मुख्य रूप से विषय के रूप में बता देना है। जैसे विषय, क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, यहां पर माननीय, माननीय महोदय, या यहां पर लिख सकते हैं आप श्रीमान जी। क्या लिख सकते हो? श्रीमान जी। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। मुझसे एक गलती हुई है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैंने आज लाइब्रेरी के पीरियड में चोरी से एक किताब से 2 पन्ने फाड़ लिए थे। मेरी इस धृष्टता को अध्यापक ने देख लिया। मेरी चोरी पकड़ी गई। अब मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। यह मेरी पहली गलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। कृपया मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नीचे आ गया जी आपका आज्ञाकारी शिष्य। अक्सर क्या होता है, हम लोग लिख के आते हैं आपका आज्ञाकारी। ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा आज्ञाकारी के बाद लिखना है शिष्य, अगर लड़के हो, अगर लड़की हो तो शिष्या। अकेला आज्ञाकारी लिखकर नहीं आना है। एक बात और कि आज्ञाकारी जब भी आप लिखते हो, शिष्य शब्द जब भी लिखते हो, तो आप लिखते समय उसको गलत लिख के आते हो। कहने का भाव, स्पेलिंग मिस्टेक करके आते हो। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको आज्ञाकारी लिखना नहीं आता, शिष्य लिखना नहीं आता, तो उसको अभी 10-15 बार अपनी कॉपी उठाकर उस पर लिखकर देख लीजिए, तो आपको वो पक्का हो जाएगा। परीक्षा के अंदर गलती का कोई भी आसार रहने वाला नहीं है। आगे है जी आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम दे दिया शिशुपाल सिंह, कक्षा 10वीं ए, रोल नंबर 13। अब यहां भी सुन लीजिएगा, अगर उसने परीक्षा के अंदर आपको पहले ही कह दिया पेपर में कि आपका नाम शिशुपाल सिंह है, तो आप शिशुपाल सिंह ही लिख के आओगे, अपनी तरफ से कोई और नाम लिखकर नहीं आओगे। तो आइए एक हम लोग और लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। विषय बदलने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र नहीं, यहां पे प्रार्थना पत्र आएगा। क्या आएगा? यहां भी प्रार्थना पत्र आएगा। इसमें भी कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य, उत्थान पब्लिक स्कूल। ये उन्होंने दिया होगा, इतना मुश्किल वैसे हम लोग लिखने वाले नहीं है। चंडीगढ़। दिनांक भी डालना है। अब विषय देना है। क्या है? विषय बदलने के लिए प्रार्थना पत्र। कि आपको 10वीं में विषय बदलना है। कि आपने मान लीजिए जो हमारे पास विषय हैं जो अलग से रहते हैं, जैसे खेती बाड़ी हो गया, अ, शारीरिक शिक्षा होगी,
या होम साइंस होगी, तो उनमें से आपने अगर कोई गलती से रख लिया, अब आप कोई विषय को बदलना चाहते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते होते हैं। तो आइए बात करें। विषय है, विषय बदलने के लिए प्रार्थना पत्र। यहां पर लिखिए श्रीमान जी। अगर वहां पर आपकी जो प्रधानाचार्य है कोई स्त्री है, तो वहां पर आप श्रीमती जी भी लिख सकते हो। तो लिखिए, सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं सी कक्षा का विद्यार्थी हूं। मैं लिए गए विषयों में से एक विषय बदलना चाहता हूं। इस कक्षा के लिए प्रवेश फार्म भरते समय मैंने चित्रकला विषय को चुना था, ड्राइंग को चुना, किंतु अब मुझे इस विषय को पढ़ते समय कठिनाई हो रही है। मैं इस विषय के स्थान पर खेती बाड़ी विषय पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरी रुचि खेती बाड़ी में है। अतः आपसे विनती है, आपसे विनती है, अतः आपसे विनती है कि मुझे कृपा विषय परिवर्तन की आज्ञा दी जाए। इस कृपा के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य नीरज वर्मा, कक्षा 10वीं सी और रोल नंबर। तो ये था हमारी आज की कक्षा, कहने का भाव छठे दिन की कक्षा। तो फिर वही बात, आप लोग हमारे साथ पिछले 5 दिनों से बने हो, आज छठा दिन है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक कृपा और कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।